अगर आलू इतना साधारण, प्राकृतिक और रोजमर्रा का भोजन लगता है, तो फिर डायबिटीज के मामले में इसे लेकर इतनी उलझन क्यों होती है? ये सवाल जितना सरल दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि आलू उन खाद्य पदार्थों में से है जिन पर लोग बिना सोचे भरोसा कर लेते हैं। ये घर घर में है, सब्जी में है, सूप में है, स्नैक में है, उबला हुआ है, तला हुआ है, मैश बनता है और बचपन से प्लेट में दिखता आया है। और जब कोई चीज इतनी सामान्य लगती है तो लोग मान लेते हैं कि वो सुरक्षित भी होगी। लेकिन डायबिटीज इस बात से तय नहीं होती कि कोई भोजन कितना पारंपरिक है। डायबिटीज इस बात से तय होती है कि वो भोजन आपकी ग्लूकोज, आपकी इंसुलिन प्रतिक्रिया और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ क्या कर रहा है। मैं हूं एडू रोड्रिग्स, फार्मासिस्ट, बायोकेमिस्ट, डायबिटीज एजुकेटर, ब्राजीलियन डायबिटीज सोसाइटी का सदस्य, और मैं खुद 26 साल से भी ज्यादा समय से टाइप 1 डायबिटीज के साथ जी रहा हूं। और यहाँ एडू डायबिटीज पर मेरा काम यही है कि मैं ऐसे खाद्य पदार्थों को सरल भाषा में समझाऊं ताकि आप अनुमान से नहीं, समझ से फैसला लें। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने वाला हूं। अगर किसी व्यक्ति का लक्ष्य डायबिटीज को उलटना है या कम से कम इंसुलिन रेजिस्टेंस को गहराई से कम करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतर आलू कौन सा है? और शुरुआत में ही मैं आपको एक बात साफ कर दूं, यहां मामला सिर्फ स्वाद का नहीं है। मामला सिर्फ इस बात का नहीं है कि कौन सा आलू ज्यादा प्राकृतिक दिखता है। असली बात यह है कि कौन सा आलू आपके शरीर के अंदर कैसा व्यवहार करता है। और इस वीडियो के अंत तक आप साफ समझ जाएंगे कि कुछ आलू डायबिटीज रिवर्सल के रास्ते में बड़ी रुकावट हैं, कुछ थोड़े बेहतर दिखते हैं लेकिन फिर भी मदद नहीं करते, और कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा समझदारी वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। क्या आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं या जो सीख रहे हैं उसे अपनी जिंदगी में लागू भी कर रहे हैं? कमेंट में लिखिए, मैं इस चुनौती में हूं। मुझे हमेशा अच्छा लगता है ये देखना कि कौन सच में बदलाव कर रहा है। अब मूल बात से शुरू करते हैं। आलू इतना भ्रम क्यों पैदा करता है? क्योंकि आलू असली खाना लगता है। वो कैंडी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, फैक्ट्री में बना कोई साफ साफ मीठा प्रोडक्ट नहीं है। वो जमीन से आता है, सरल लगता है, और इसी वजह से लोग मान लेते हैं कि वो हेल्दी होगा। लेकिन डायबिटीज के संदर्भ में ये सोच बहुत भ्रामक हो सकती है। जब मैं डायबिटीज की बात करता हूं तो मैं हमेशा एक बात पर लौटता हूं। ब्लड शुगर महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी गहरी समस्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस। शुगर वो है जो आप रिपोर्ट में देखते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस वो है जो अंदर से पूरी समस्या को चला रही होती है। इसलिए जब हम किसी भोजन को देखते हैं तो सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि वो शुगर कितनी तेजी से बढ़ाता है, ये भी पूछना चाहिए कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद कर रहा है या उसे और मजबूत कर रहा है। और यही वजह है कि आलू को गहराई से समझना जरूरी है। सभी आलू एक जैसे नहीं होते। कुछ में जल्दी पचने वाला स्टार्च ज्यादा होता है, कुछ में फाइबर थोड़ा ज्यादा होता है, कुछ में कुछ बायोएक्टिव यौगिक होते हैं, कुछ का ग्लाइसेमिक असर तेज होता है, कुछ थोड़े धीमे होते हैं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य डायबिटीज रिवर्सल है तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा आलू थोड़ा कम बुरा है। असली सवाल ये है कि कौन सा विकल्प आपके मेटाबॉलिक लक्ष्य के साथ जाता है और कौन सा उसके खिलाफ काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य सफेद आलू की, जिसे लोग बस आलू कहते हैं। मेटाबॉलिक दृष्टि से ये आमतौर पर डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए सबसे खराब विकल्पों में से एक है। क्यों? क्योंकि यह मुख्य रूप से स्टार्च का घना स्रोत है और इसमें इतनी फाइबर नहीं होती कि उसके असर को ठीक से धीमा कर सके। पकने के बाद ये ऐसा भोजन बन सकता है जो ब्लड शुगर को बहुत जल्दी ऊपर धकेल दे। बाहर से ये ब्रेड जैसा नहीं दिखता, लेकिन शरीर के अंदर कई बार ये बहुत तेज ग्लूकोज लोड की तरह काम करता है। यही वजह है कि मैं अक्सर कहता हूं कि सामान्य आलू उतना निर्दोष नहीं है जितना लोग उसे समझते हैं। अब आते हैं शकरकंद पर, और यही बहुत लोग जरूरत से ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। शकरकंद की छवि बेहतर है। लोग सुनते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो सकता है, इसमें फाइबर अधिक है, ये ज्यादा स्लो ऊर्जा देता है, और इसलिए वे तुरंत मान लेते हैं कि ये डायबिटीज के लिए अच्छा होगा। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, शकरकंद सामान्य आलू से अलग है। ये थोड़ी धीरे पचती है, इसमें फाइबर अधिक हो सकता है, इसका प्रभाव कुछ नरम हो सकता है। लेकिन नरम होना और रिवर्सल के लिए सही होना, ये दोनों एक ही बात नहीं है। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ किसी एक भोजन के बाद शुगर स्पाइक को थोड़ा कम करना है तो शकरकंद सामान्य आलू से बेहतर लग सकती है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य वास्तव में इंसुलिन रेजिस्टेंस को उलटना है तो शकरकंद भी समस्या बन सकती है, क्योंकि भले ही ये धीमी हो फिर भी इसमें इतनी कार्बोहाइड्रेट लोड होती है कि समय के साथ वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बनाए रख सकती है। यानी ये जरूरी नहीं कि एकदम विस्फोटक स्पाइक दे, लेकिन ये फिर भी उस मूल समस्या को खिला सकती है जिसे आप कम करना चाहते हैं। यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। सामान्य आलू से बेहतर दिखना रिवर्सल के लिए उपयुक्त होना नहीं है। अब बात करते हैं कसावा या टैपियोका वाले मूल स्रोत की,
जिसे भारत में सभी नहीं खाते, लेकिन सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिक रूप से ये सामान्य आलू की तरफ ही ज्यादा जाता है। इसमें तेज अवशोषित होने वाला स्टार्च ज्यादा होता है, पकने के बाद फाइबर कम मदद करती है और ये ग्लूकोज को मजबूती से ऊपर ले जा सकता है। इसलिए इसे कोई सुरक्षित प्राकृतिक विकल्प समझना गलती होगी। कुछ और जड़ वाली किस्में भी लोगों को भ्रमित करती हैं, क्योंकि वे सामान्य आलू से थोड़ी अलग दिखती हैं। लोगों को लगता है कि शायद ये बेहतर होंगी, लेकिन अगर उनमें भी ग्लाइसीमिक लोड ऊंचा है तो वे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के बजाय बनाए रख सकती हैं। यानी थोड़ा अलग दिखना शरीर के अंदर अलग तरह से व्यवहार करने की गारंटी नहीं है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, और वो है पकाने का तरीका। हाँ, आलू का असर इस बात से बदल सकता है कि आप उसे कैसे तैयार करते हैं। उबला हुआ आलू एक बात है, तला हुआ आलू उससे कहीं खराब हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ स्टार्च नहीं है, बल्कि उसके साथ ऐसी अतिरिक्त फैट भी हो सकती है जो पूरे मेटाबॉलिक असर को और भारी बना दे। पकाकर ठंडा किया हुआ आलू अलग तरह से व्यवहार कर सकता है, क्योंकि ठंडा होने के बाद उसके कुछ स्टार्च रेजिस्टेंट रूप में बदल सकते हैं। कच्चे आलू में भी कुछ रेजिस्टेंट स्टार्च होता है, लेकिन स्पष्ट है कि ये रोजमर्रा की खाने की शैली में ही है। तो हाँ, तैयारी का तरीका असर बदलता है, लेकिन मैं यहां बहुत साफ रहना चाहता हूं। ये तकनीकें ग्लूकोज स्पाइक को कुछ हद तक कम कर सकती हैं, असर को थोड़ा नरम कर सकती हैं, एक तैयारी को दूसरी से कम नुकसानदायक बना सकती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आलू अब डायबिटीज रिवर्सल डाइट का हिस्सा बन गया। एक स्पाइक को कम करना और इंसुलिन रेजिस्टेंस को उलटना, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। अब हम इस पूरे विषय के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। क्या कोई ऐसा आलू है जिसे वास्तव में बेहतर विकल्प कहा जा सके, खासकर उस व्यक्ति के लिए जो डायबिटीज को उलटना चाहता है? हाँ, और वो है याकॉन। याकॉन उन बाकी जड़ वाली चीजों से काफी अलग है जिनकी हमने बात की। लोग उसे भी कई बार आलू जैसी श्रेणी में रख देते हैं, लेकिन शरीर के अंदर उसका व्यवहार अलग होता है। याकॉन में फाइबर बहुत अधिक होती है, उसका ग्लाइसेमिक प्रभाव बहुत कम होता है, और उसमें ऐसे घटक होते हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी और आंतों की सेहत को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं, बजाय इंसुलिन रेजिस्टेंस को खुराक देने के। इसीलिए अगर कोई मुझसे पूछे कि डायबिटीज रिवर्सल के लिए सबसे बेहतर आलू जैसा विकल्प कौन सा है, तो मैं कहूंगा याकॉन। ये इसलिए नहीं कि ये जादुई है, ये इसलिए नहीं कि इससे आपको खुली छूट मिल जाती है, बल्कि इसलिए कि सामान्य आलू, शकरकंद, कसावा और दूसरे स्टार्ची विकल्पों की तुलना में ये आपके मेटाबॉलिक लक्ष्य के कहीं ज्यादा अनुरूप बैठता है। अब मुझे पता है कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, अच्छा अगर मुझे फ्रेंच फ्राइज जैसी कुरकुरी चीज याद आती है तो मैं क्या करूं, या अगर मुझे मैश्ड पोटैटो जैसा कुछ चाहिए तो। और ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लंबी अवधि की सफलता दुख झेलने से नहीं आती, वो टिकाऊ विकल्पों से आती है। अगर आपको कुरकुरापन चाहिए तो ग्रीन बनाना चिप्स एक बहुत अच्छी रणनीति हो सकती है। कच्चा केला पके केले से बिल्कुल अलग व्यवहार करता है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च अधिक होता है, और अगर सही तरह से तैयार किया जाए तो वो कुरकुरापन दे सकता है जिसे लोग मिस करते हैं, लेकिन सामान्य फ्राइज वाले मेटाबॉलिक नुकसान के बिना। अगर आपको मैश्ड पोटैटो जैसी चीज चाहिए तो फूल गोभी का प्यूरी या जुकीनी का प्यूरी बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं। सही मसालों और सही टेक्सचर के साथ ये बहुत संतोषजनक हो सकता है, बिना उस ग्लूकोज और इंसुलिन लोड के जो आलू देता है। यही बात मैं हमेशा समझाना चाहता हूं। डायबिटीज रिवर्सल का मतलब ये नहीं है कि आप खाने का आनंद छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप उन चीजों को हटाएं जो आपको एक ही जगह पर अटके रख रही हैं, और उनकी जगह ऐसे विकल्प लाएं जो शरीर को सही दिशा में जाने दें। तो इसे बहुत स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, सामान्य आलू नहीं, कसावा नहीं, दूसरे भारी स्टार्च वाले आलू जैसे विकल्प नहीं। शकरकंद थोड़ा बेहतर लग सकता है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य वास्तविक रिवर्सल है तो वो भी रास्ते में रुकावट बन सकता है। सबसे बेहतर विकल्प याकॉन है, और अगर आपको फ्राइज या प्यूरी जैसी चीजों के विकल्प चाहिए तो समझदारी वाले विकल्प मौजूद हैं, क्योंकि डायबिटीज रिवर्सल इच्छाओं या भ्रम पर नहीं, बल्कि इस बात की समझ पर बनता है कि भोजन शरीर के अंदर सच में क्या कर रहा है। अगर इस वीडियो ने आलू के बारे में आपका नजरिया बदला है तो अभी EDU डायबिटीज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसा कंटेंट लाता हूं जो आपको ज्यादा स्पष्टता और कम भ्रम के साथ बेहतर निर्णय लेने में मदद करे। और कमेंट में बताइए, इस वीडियो से पहले आपको कौन सा आलू डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए सबसे सुरक्षित लगता था।